मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? DNA is the main genetic constituent of cells, carrying information in a coded form from cell to cell and from organism to organism. DNA किसी भी कोशिका का एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कोडेड फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में जो सेल्स है उसके अंदर केवल जो DNA है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, अपितु वो कुछ प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमेटिन नाम दे देते हैं। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन जो है वो सेम है या डिफरेंट है? थिंक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, और क्रोमेटिड को हम पहले ही जान चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्रोमोसोम है क्या। कि सेल डिवीज़न के समय जो क्रोमेटिन है वो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर बदल जाती है, और ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, इसे ही हम क्रोमोसोम नाम दे देते हैं। क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजुअलाइज्ड हो सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर, और जब इन्हें डिस्कवर किया गया तो ऐसी ही कंडीशन के अंदर इन्हें देखा गया था। और क्रोमेटिड की बात करें तो मेटाफेज अवस्था जो आती है सेल डिवीज़न की, उस दौरान क्रोमोसोम जो है दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स रखता है, उन स्ट्रक्चर्स को नाम दे देते हैं क्रोमेटिड। और ये जो दोनों क्रोमेटिड है, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर जो है दो क्रोमेटिड हो सकती है, और इनके अंदर DNA की एक एक सिंगल कॉपी होती है। ये क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर के साथ में जुड़ी हुई रहती है, और जैसे ही एनाफेज आती है, यानी जो माइटोसिस है या मियोसिस है उसकी जो एनाफेज स्टेज आती है, उस दौरान सिस्टर क्रोमेटिड जो है ऑपोजिट पोल की ओर माइग्रेट कर जाती है, और इस वजह से एनाफेज जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या है, केवल एक क्रोमेटिड जो है वो नजर आती है, जबकि मेटाफेज के अंदर दो क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होती है। क्रोमेटिन किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है? तो वो है DNA और हिस्टोन प्रोटीन। किसी भी क्रोमेटिन का कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है? तो अगर हम लीवर सेल को और पी एम्ब्रियो को देखें तो क्रोमेटिन के अंदर DNA का जो कंटेंट है वो लीवर के अंदर 31% है, और पी एम्ब्रियो के अंदर भी 31% है। इसी तरह अगर RNA का परसेंटेज देखें तो लीवर के अंदर 5% और पी एम्ब्रियो के अंदर 17.5%। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो 36% लीवर के अंदर और 33% पी एम्ब्रियो के अंदर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो लीवर के अंदर 28% और पी एम्ब्रियो के अंदर 18% होती है। हिस्टोन प्रोटीन का रेशियो किस तरह से है? जो हिस्टोन्स है वो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हिस्टोन की कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये स्मॉल प्रोटीन है, बेसिक है, और इनके अंदर हाई कंटेंट के अंदर बेसिक अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन है या लाइसिन है, जो कि 10 से 20% तक हो सकते हैं। और ये बेसिक होने की वजह से जो हिस्टोन है वो DNA के साथ में टाइटली बाइंड करती है, क्योंकि DNA का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, और ये हिस्टोन है H2A, H2B, H3 और H4, और लगभग सभी स्पीसीज़ के अंदर ये सिमिलर होती है, और ये कंजर्व्ड प्रोटीन होती है। जैसे
H3 हिस्टोन की बात करें तो एक रैट के अंदर जैसे 2 अमीनो एसिड हैं, वहीं किसी पी एम्ब्रियो के अंदर भी थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है। और इस वजह से ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एक इक्विमोलर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहती है और कोर बनाती है। यानी अगर डीएनए के 200 बेस पेयर्स हैं तो उसके अंदर प्रत्येक के अंदर ये 200 बेस पेयर्स पर इनकी संख्या 2 हो सकती है। लेकिन जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो कंजर्व्ड नहीं है, वो केवल टिश्यू स्पेसिफिक होती है और ये केवल डीएनए के 200 बेस पेयर पर इसकी संख्या केवल 1 होती है और ये लूजली एसोसिएटेड रहती है क्रोमेटिन के साथ में और इसे बड़े आसानी से अगर लो कंसंट्रेशन साल्ट को ऐड किया जाए क्रोमेटिन के साथ में तो हिस्टोन H1 को अलग किया जा सकता है। और इसी तरह अगर हायर ऑर्डर फोल्डिंग करनी हो क्रोमेटिन की तो साल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर बनती है क्रोमेटिन की बीड्स ऑन स्ट्रक्चर, और वो बीड्स ऑन स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है वो यहाँ दिखाया गया है। जब यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन के रूप में रखते हैं तो सबसे पहले क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ रिपीटिंग बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो डायमीटर है वो 10 नैनोमीटर हो सकता है और वो एक डीएनए की स्ट्रिंग के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं या स्ट्रिंग के ऊपर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। वास्तव में बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो अपीयरेंसेज है वो कोई ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्रोमेटिन की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसे कि आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है और ये एक वे है जिसके अंदर जो क्रोमेटिन है उसको तैयार किया जा सकता है। और ये क्रोमेटिन जो है बीड्स ऑन स्ट्रक्चर तब दिखाई देती है जब इसके साथ में किसी भी तरह का कोई H1 प्रोटीन नहीं हो, यानी H1 हिस्टोन अगर नहीं है तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन की उसे बीड्स ऑन स्ट्रक्चर नाम दे दिया जाता है। और साल्ट कंसंट्रेशन की मात्रा अगर कम कर दी जाए यानी साल्ट कंसंट्रेशन लो कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है अगर किसी न्यूक्लियाई का तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती है, यानी 10 नैनोमीटर फाइबर। और ये किसी भी क्रोमेटिन का फर्स्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन की जो रिपीटिंग यूनिट है उसे हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसोम्स, यानी जो 10 नैनोमीटर फाइबर का फर्स्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसोम। और यही न्यूक्लियोसोम जब न्यूक्लियोसोम की संख्या 6 हो और वो साथ में जुड़े हुए हो तो ऐसी जो संरचना है उसे नाम दे दिया जाता है सोलेनॉइड, यानी न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है। माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज एंजाइम को अगर क्रोमेटिन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो जो डीएनए है वो छोटी यूनिट के अंदर कट हो जाता है और इसके अंदर ये देखा गया कि जो 200 बेस पेयर्स हैं, 600 बेस पेयर्स हैं या 800 बेस पेयर हैं उसके साथ में H3 हिस्टोन, H4 हिस्टोन, इसी तरह H2A, H2B हिस्टोन्स रहते हैं, लेकिन जो हिस्टोन H1 है वो इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन इन चारों हिस्टोन के साथ में जो डीएनए है उसके बेस पेयर चाहे 200 बेस पेयर्स हैं, 600 बेस पेयर्स हैं, 800 बेस पेयर हैं, वो आपस में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी एक 10 नैनोमीटर जो फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसे हमने नाम दिया था न्यूक्लियोसोम।
30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर को जब हम देख रहे हैं तो उसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम है, और वास्तव में जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर है और 200 बेस पेयर्स डीएनए के हैं। एक मॉलिक्यूल हिस्टोन H1 का है, और ये एक फ्लैट डिस्क शेप्ड 11 नैनोमीटर की डायमीटर की स्ट्रक्चर है, जिसकी हाइट 5.7 नैनोमीटर तक हो सकती है। और जो डीएनए है दो कंप्लीट टर्न बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, और ये दो जो टर्न है वो सील ऑफ करते हैं H1 मॉलिक्यूल को। 30 नैनोमीटर जो फाइबर है क्रोमेटिन फाइबर, उसे हमने सोलेनॉइड नाम दिया था, और वास्तव में जो ऐसी स्ट्रक्चर है वो इंटरफेस न्यूक्लियाई या माइटोटिक जो क्रोमोसोम है वो ऐसी एक थिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका डायमीटर 200 से लेकर के 30 नैनोमीटर तक हो सकता है। और ये मेनली ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है जैसे कि वास्तव में ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो इनएक्टिव क्रोमेटिन की है, और जो कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियोसोम क्लोजली पैक कंडीशन के अंदर स्थित है। और 30 नैनोमीटर जो फाइबर है वो मेनली न्यूक्लियोसोम की फोल्डिंग जब हो जाती है तब कहीं जा कर के ये एक नई स्ट्रक्चर बनती है, जिसे सोलेनॉइड नाम हमने दे दिया था। और इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर जो H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके साथ में कुछ क्रोमेटिन फाइबर है, और वो और ज़्यादा फोल्डेड कंडीशन के अंदर है। और ऐसी जो फोल्डेड कंडीशन तब बनती है जब साल्ट की कंसंट्रेशन को हाई कर दिया जाए, और जैसे ही साल्ट की कंसंट्रेशन को लो करते हैं, जो H1 मॉलिक्यूल्स हैं यानी H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएसोशिएट हो जाएंगे। बेंडिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम की जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर बेंडिंग क्यों प्रेजेंट हो सकती है, यानी जो डीएनए है वो किस लिए बेंड होता है जब न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बन रही है। जब हम हिस्टोन कोर को देखते हैं किसी न्यूक्लियोसोम के अंदर, यानी उस दौरान जो बेस पेयर्स हैं 80 बेस पेयर जो कि अंदर की ओर यानी माइनर ग्रुप जो है अंदर की ओर बन रही है, उसी तरह आउटसाइड की तरफ जो है वो जीसी बेस पेयर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम फ्री रीजन है जहाँ के भी 30 नैनोमीटर फाइबर है। जैसे यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम जुड़ करके सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इनके बीच में लिंकर डीएनए जो है वो दिखाया गया है। अब न्यूक्लियोसोम जो है उनकी पैकेजिंग हिस्टोन H1 प्रोटीन से किस तरह हो रही है, कि न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग जो है हिस्टोन H1 के द्वारा किस तरह हो रही है। इसके लिए जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो H1 का ग्लोब्यूलर कोर है, यानी वो न्यूक्लियोसोम के साथ में यानी डीएनए हेलिक्स जो है एंटर करता है, और जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके साथ में, और ये जो न्यूक्लियोसोम जब H1 इनके साथ में प्रेजेंट होता है तो 166 न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है वो डीएनए के वो प्रोटेक्टेड रहते हैं माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन से। और जब न्यूक्लियोसोम के साथ में यानी 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर है और उसके साथ में यदि H1 प्रोटीन नहीं है, यानी जो H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, उस वक्त माइक्रोकोकल न्यूक्लियोज कैसे अटैक कर रहा है, और माइक्रोकोकल जो न्यूक्लियस है वो कौन सी जगह अटैक करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाई गई है कि न्यूक्लियोसोम को, यानी ये जो दो टर्न है डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के अंदर, और इनके बीच में लिंकर डीएनए है, और साथ में न्यूक्लियोसोम के साथ में एक हिस्टोन H1 प्रोटीन है,
यानी लिंकर डीएनए है उस जगह पे माइक्रोकोकल जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है वो हो रही है। और जब मॉडरेट डाइजेशन हो रहा है न्यूक्लियोसोम का तो उस दौरान उसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, जैसे 200 बेस पेयर्स है डीएनए के और साथ में एक H1 हिस्टोन प्रोटीन है, यानी हिस्टोन ऑप्टोमर है और 200 बेस पेयर्स हैं। वहीं अगर कोर पार्टिकल को एक्सट्रीमली डाइजेस्ट कराया जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स की संख्या होगी वो होगी 146 बेस पेयर, और साथ में क्या होगा कि हिस्टोन H1 प्रोटीन इसके अंदर नहीं होगा और ना ही इसके अंदर जो लिंकर डीएनए है वो होगा। अब यहाँ पे सोलेनॉइड जो है सुपर स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि सोलेनॉइड सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि तो जो 30 नैनोमीटर फाइबर है वो वास्तव में न्यूक्लियोसोम की फोल्डिंग को प्रदर्शित कर रहा है और इसके अंदर क्या है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन रही है। और वास्तव में क्रोमेटिन जिसके अंदर H1 क्रोमेटिन फाइबर है और जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर को बना रहा है। अगर इसे 1 मिलीमोल साल्ट के साथ में ट्रीट किया जाए तो एक जिगजैग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। और वहीं अगर कंसंट्रेशन को 60 mm से लेकर के 30 अगर हम करें कंसंट्रेशन को तो उस दौरान हमें 30 नैनोमीटर का थिक फाइबर जो है वो दिखाई पड़ता है। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो H1 मॉलिक्यूल और नेबरिंग न्यूक्लियोसोम का एक इंटरेक्शन है, और जो H1 मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं जो सोलेनॉइड का सेंट्रल होल है उसके साथ में। हिस्टोन H1 क्या है, एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है सोलेनॉइड के कंडेंसेशन के लिए। और अगर हिस्टोन H1 है तो उस कंडीशन के अंदर जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है, और जहाँ पे हिस्टोन H1 नहीं है वहाँ पे किसी भी तरह की कोई जो जिगजैग स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पा रही है। और 30 नैनोमीटर जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर 40 फोल्ड पैकेजिंग दिखाई गई है, और जो मेटाफेज क्रोमोसोम है वो पैकेज्ड होता है 5000 टू 10,000 टाइम्स ज़्यादा एक न्यूक्लियोसोम की अपेक्षा। और ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं अपने फेल्सनैनफील्ड और मैकघी, विडम और क्लंग, उन्होंने इस तरह की स्ट्रक्चर को सबसे पहले बताया सोलेनॉइड की सुपर स्ट्रक्चर को। थैंक यू।